एक समय की बात है, राजनगर पर राजा धर्मसेन का शासन था। उनके 2 पुत्र थे जिनके नाम अर्जुन और देव थे। दोनों ही अब युवा हो चुके थे। राजा का एक मंत्री था जिसका नाम वरुण था, जो अत्यंत बुद्धिमान और चतुर था। राजा अक्सर अपने कार्यों में मंत्री की सलाह लिया करता था। एक दिन मंत्री वरुण ने राजा धर्मसेन से कहा, महाराज, आपके दोनों पुत्र बहुत ही प्रतिभाशाली हैं। अब उचित समय आ चुका है कि उनका राज्याभिषेक कर दिया जाए। राजा ने उत्तर दिया, हाँ मंत्री जी, मैं भी इसी बारे में सोच रहा था। आप जो कहना चाहते हैं मैं समझ चुका हूँ। लगता है महाराज, दोनों में से किसका राज्याभिषेक करना है, यह निर्णय आप कर चुके हैं। चाहे आप किसी का भी राज्याभिषेक करें, दोनों तो आपके ही पुत्र हैं। राजा ने कहा, परंतु दोनों में बुद्धिमानी एक समान नहीं है। देव में राजा बनने की सारी योग्यताएं हैं, वही अर्जुन बहुत ही शांत स्वभाव का है। इसलिए मैंने देव को राज्य का कार्यभार संभालने का फैसला किया है, क्योंकि अर्जुन में राजा बनने की योग्यता नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। मंत्री ने कहा, परंतु महाराज, असली बात तो यह है कि... मंत्री कुछ कहना चाहता था, परंतु वह बात को बदल देता है और कहने लगा, नहीं नहीं, आपने तो बहुत ही सोच समझकर फैसला लिया होगा। और फिर मंत्री वहां से चला गया। कुछ दिनों के बाद अर्जुन और देव में किसी बात को लेकर बहस हो जाती है। वे दोनों अपने पिता के पास जाते हैं। अर्जुन ने कहा, पिताजी, हम दोनों के बीच एक विवाद हो गया है। राजा ने कहा, अच्छा, क्या विवाद है, जरा विस्तार से बताओ। मैं अभी फैसला करूंगा। इससे न सिर्फ उनकी भूख मिटेगी, बल्कि लोगों में महाराज का सम्मान और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। परंतु देव ने कहा, यह योजना गलत है। पिताजी, यदि कोई समस्या आ जाए तो उस समस्या की जड़ क्या है, यह जानकर उसका कोई पक्का उपाय करना चाहिए। तब वे न सिर्फ अपनी भूख मिटाएंगे, बल्कि और लोगों की भी भूख मिटा सकेंगे। सिर्फ लोगों की प्रशंसा पाने के लिए अगर काम करेंगे तो लोग आलसी हो जाएंगे। दोनों की बातें सुनने के बाद महाराज कुछ देर तक सोचते रहे और फिर अपने मंत्री की ओर देखते हुए बोले। मंत्री ने कहा, महाराज, भूख मिटाना कोई बड़ी बात नहीं है। गरीबी को यदि जड़ से समाप्त कर दिया जाए तो यह सही निर्णय होगा। राजा ने कहा, यदि राज्य से गरीबी समाप्त हो जाएगी तो लोग राजा को भूल जाएंगे। इसलिए मुझे देव की बात सही लगती है, जबकि अर्जुन की सोच सही नहीं है। राज्य चलाने के लिए केवल बुद्धि ही नहीं, बल्कि योग्यता भी होनी चाहिए। और महाराज ने देव का पक्ष लिया, लेकिन अर्जुन की बात को गलत ठहराकर उन्होंने अर्जुन का अपमान भी किया। यह अपमान अर्जुन से सहन नहीं हुआ और वह बिना किसी को बताए एक दिन साधारण कपड़े पहनकर राज्य छोड़कर चला गया। वह कई नगर और गांव में घूमता हुआ एक दूसरे राज्य में पहुंच गया। रास्ते से गुजरते हुए उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक संत लोगों को उपदेश दे रहे थे। अर्जुन भी वहीं रुककर उनका उपदेश सुनने लगा। उसने एक आदमी से पूछा, महाशय, पुरानी ग्रंथों और शास्त्रों की लिखी हुई बातों को इतनी सरलता से समझाने वाले यह कौन है? उस आदमी ने कहा, यह अच्युत हैं, इस गांव के शिव मंदिर के पुजारी हैं। यह बहुत ही अच्छे इंसान हैं। इनकी एक बेटी भी है जिसका नाम है सुनीता। यह जिससे भी अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं, वह उसे पसंद नहीं आता। चाहे कितना भी समझा लो, इनकी बेटी मानती ही नहीं। यही कारण है कि यह अक्सर दुखी रहते हैं। कथा समाप्त होते ही अर्जुन अच्युत के पास गया और कहने लगा, गुरुजी, आपने जो कथा सुनाई है उससे मेरे कई संदेह दूर हो गए हैं। अभी तक मैं सोच रहा था कि एक सन्यासी बन जाऊं तो मेरे मन को शांति मिल जाएगी, परंतु अब समझ में आ गया है कि इस संसार में रहते हुए भी शांति प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। अर्जुन की बातें सुनकर अच्युत उससे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने अर्जुन को पसंद किया। उन्होंने पूछा, बेटा,
तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे माता पिता कौन हैं और तुम कहाँ से आए हो? अर्जुन ने सच्चाई छुपाते हुए कहा, गुरुजी, मेरा नाम कार्तिक है। बस मुझे इतना ही मालूम है कि मैं बचपन से ही बिना माता पिता के रहा हूँ। इससे ज्यादा मैं अपने बारे में कुछ नहीं जानता। संत ने कहा, अगर तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है तो तुम मेरे घर पर आकर रह सकते हो। कार्तिक ने उनका न्योता स्वीकार कर लिया और उनके घर चला गया। उनके घर में उनकी बेटी सुनीता, जिसे कभी कोई पुरुष अच्छा नहीं लगता था, कार्तिक को देखकर बहुत प्रभावित हुई। एक दिन उसने कार्तिक से कहा, क्या वह उसके साथ नदी पर पानी भरने चलेगा? कार्तिक उसकी सहायता के लिए तैयार हो गया और उसके साथ नदी पर पहुंच गया। सुनीता जानती थी कि इस समय नदी पर कोई नहीं होगा। वहां पहुंचकर वह कार्तिक से कहने लगी, आमतौर पर मैं पुरुषों को पसंद नहीं करती, इसलिए मैंने अभी तक शादी नहीं की, लेकिन तुम्हें देखकर मेरे मन में एक इच्छा जागी है। कार्तिक ने कहा, तुम्हारे पिता को मैं गुरु मानता हूँ और तुम उनकी बेटी हो, इसीलिए तुम्हारे लिए इस प्रकार के विचार रखना मेरे लिए पाप है। तुम्हें भी ऐसे विचार नहीं रखने चाहिए। कार्तिक के ऐसा कहने पर सुनीता उसे बहुत समझाने लगी, परंतु कार्तिक पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर सुनीता ने सोचा कि इसे सबक सिखाना चाहिए। देखिए, उस दुष्ट कार्तिक ने मेरी क्या हालत कर दी है। संत जानते थे कि उनकी बेटी पुरुषों को पसंद नहीं करती, इसलिए वह यह बात मान लेते हैं कि कार्तिक ने यह घिनौना कार्य किया है। शायद इसी इरादे से वह उनके घर आया था। दोनों पिता पुत्री ने राजा के सामने वही बात कही जो उन्होंने मुखिया के सामने कही थी, परंतु कार्तिक का शांत स्वभाव देखकर राजा को भी संदेह हुआ कि वह निर्दोष है। सबूत न होने पर कार्तिक को दंड देने का मन देववर्मा का नहीं था, परंतु कार्तिक निर्दोष है, इस बात का भी कोई प्रमाण नहीं था। तब राजा अपनी बेटी की तरफ देखने लगे। उनकी बेटी यमुना उन तीनों को वहीं रहने को कहकर अपने पिता के साथ एक दूसरी कक्ष में जाकर कहती है, पिताजी, यदि यह समस्या हल करनी है तो इस मामले से जो भी जुड़ा है उनका आमना सामना करवाना होगा, तभी कोई फैसला निकल पाएगा। हमें उसी के लिए कोशिश करनी होगी। परंतु यह सब कैसे होगा? राजा ने पूछा। आप यह सब मुझ पर छोड़ दीजिए पिताजी, यमुना ने कहा। आप उनसे कहिए कि फैसला सुनाने में 2 दिन का समय लगेगा, बाकी की व्यवस्था मैं कर लूंगी। यह कहकर यमुना मुस्कुराने लगी। फिर यमुना के आदेश के अनुसार सुनीता और कार्तिक को राजमहल में ही 2 अलग अलग कमरों में ठहरा दिया गया। दोनों ही कमरे एक दूसरे के बिल्कुल पास पास ही थे। इसके बाद यमुना राजा के पास आकर कहती है, अभी तक इस अपराध का कोई गवाह नहीं मिला है, इसलिए अब इस मामले में मैं और आप ही गवाह बनेंगे। आइए प्रमाण ढूंढते हैं। फिर वह पिता को कार्तिक के कमरे के पास ले गई। कार्तिक के कमरे की दरवाजे में एक छेद था, जिसमें से कमरे में क्या हो रहा है यह साफ देखा जा सकता था। राजा जब कमरे की छेद से देखते हैं तो कार्तिक बिल्कुल शांत दिखाई देता है। दूसरी तरफ सुनीता अपने कमरे में इधर उधर टहल रही थी। वह कमरा बहुत ही सुंदर था और बहुत ही अच्छे ढंग से सजाया गया था। कमरे में चारों तरफ शीशे और कीमती कपड़े रखे हुए थे। जब काफी देर तक कमरे में कोई नहीं आया तो सुनीता बेचैन होकर कमरे में इधर उधर घूमने लगी। सुनीता कमरे में इधर उधर टहलते हुए एक दरवाजा देखती है, जिसे वह खोलने का प्रयास करती है। कुंडी न लगी होने के कारण दरवाजा आसानी से खुल जाता है। असल में यह दरवाजा उसे कार्तिक के कमरे में ले जाता है। जब वह अंदर जाती है तो उसे कार्तिक दिखाई देता है, जो बिल्कुल शांत बैठा हुआ था। सुनीता ने इधर उधर नजर दौड़ाई। जब उसे लगा कि यहाँ पर कोई और नहीं है तो वो कार्तिक के नजदीक जाकर कहने लगी, अब तो तुम्हें अवश्य ही दंड मिलेगा।
तुमने मुझे ठुकराया है। मेरी सुंदरता पर तो लोग मरते हैं और तुमने मेरा तिरस्कार किया है। अभी भी वक्त है, अगर तुम मेरी बात मान जाओ तो मैं अपनी झूठी शिकायत वापस ले लूंगी, वरना मेरा झूठ तुम्हारे प्राण ले लेगा। कार्तिक ने कहा, मेरे लिए दंड कोई बड़ी बात नहीं है, मैं सच्चा हूं, मेरे लिए यही काफी है, परंतु मैं तुम्हारी अनुचित मांग को पूरा नहीं कर सकता। इतना कहकर कार्तिक शांत हो गया। वे दोनों नहीं जानते थे कि राजा दरवाजे की छेद से यह सब कुछ देख रहे थे। अगले दिन देव वर्मा ने सबको राज दरबार में बुलाकर कहने लगे, सुनीता, तुम एक कुटिल और दुष्ट लड़की हो, जबकि कार्तिक बिल्कुल निर्दोष है। सुनीता की इच्छा जब कार्तिक ने पूरी नहीं की तो इस पर झूठा आरोप लगाकर इसकी शिकायत की। होना तो यह चाहिए कि सुनीता को दंड दिया जाए, परंतु सुनीता के पिता को देखते हुए हम सिर्फ तुम्हें चेतावनी देकर छोड़ रहे हैं और कार्तिक को अपराध मुक्त किया जाता है। राजा ने पिता और पुत्री को दरबार से वापस भेज दिया, जबकि कार्तिक को अपना अतिथि बना लिया। वे कार्तिक को बहुत ही पसंद करते थे और अपनी बेटी की शादी कार्तिक से ही करना चाहते थे। पहले तो कार्तिक ने यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया, परंतु जब उसे पता चला कि यमुना की वजह से ही वह निर्दोष साबित हुआ है, तो वह शादी के लिए तैयार हो गया। इसके बाद उनकी धूमधाम से शादी कर दी गई। शादी के बाद अर्जुन ने राजा देव वर्मा को अपनी सच्चाई बताई कि वह एक राजकुमार है, परंतु अपने पिता के व्यवहार के कारण अपना राज्य छोड़कर यहाँ पर आ गया। राजा देव वर्मा ने कहा, तुम चाहे एक राजकुमार हो या एक साधारण मनुष्य, अब इस बात का कोई महत्व नहीं है। आज के बाद तुम ही मेरे उत्तराधिकारी हो। मेरे बाद इस राज्य को तुम ही संभालोगे। मुझे खुशी है कि तुम जैसा समझदार व्यक्ति मेरी बेटी का पति है और इस राज्य का होने वाला भावी राजा है। कुछ दिनों के बाद जब यह खबर अर्जुन के पिता राजा धर्मसेन को मिली कि उनका बेटा राजा बन गया है, तो वे भी बहुत ही खुश हुए और उससे मिलने के लिए चले आए। दोनों पिता पुत्र के बीच के गिले शिकवे दूर हो गए और अब वे सभी एक सुखमय जीवन बिताने लगे।